हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था पे। और कल हमने स्टार्ट किया था, यानी कि पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पंचायती राज, जो कि संविधान के पार्ट 9 में आता है। पार्ट 9 और आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ, यहां तक हमारी चर्चा हुई थी पिछले वीडियो में। और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या क्या उसके रिलेटेड कमिटीज हैं, उसके परिचय के बारे में, और उसके अगर मेंबर बनने हैं यानी कि पंचायती राज के सदस्य बनना है तो उसके लिए योग्यता क्या है। तो ये सभी चीज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा या फिर किसी कारणवश आप उसको मिस कर गए हैं, तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिए ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आज उसके आगे बात होगी। तो पिछला वीडियो के क्लियर कंसेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका पॉलिटी का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर रहे, आपको कोई भी चीज में तकलीफ ना हो, ठीक है। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में। जो पंचायती राज के जो आर्टिकल्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी पंचायती राज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कि आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज से रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसके बारे में। तो पहला है आपका पंचायती राज का प्रावधान, यानी कि जो पंचायती राज का प्रोविजन डाला गया है संविधान में, वो डाला गया किसके थ्रू? आर्टिकल 243 के थ्रू। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि पंचायती राज का परिभाषा, ठीक है। पंचायती राज का जो परिभाषा है वो रिलेट करता है किससे? आर्टिकल 243 से, ठीक है। इसके आगे है आर्टिकल 243 ए, ठीक है, जिसमें कि ग्राम सभा का प्रावधान है, यानी कि ग्राम सभा का जो प्रोविजन है, ठीक है, वो किसमें है? आर्टिकल 243 ए में है, ठीक है। जिसमें हम लोग ग्राम सभा को अगर देखें तो ग्राम सभा जो होता है वो लोकतंत्र की सबसे छोटी संवैधानिक इकाई होती है। जो ग्राम सभा होता है वो डेमोक्रेसी का स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि ग्राम सभा इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? और अगला बात करें कि ग्राम सभा का बैठक, इसका तो मीटिंग होगा ही होगा, ग्राम सभा है तो उसका तो बैठक मीटिंग होगा ही। तो उसको बैठक को बुलाने का काम ये किसका होता है? ग्राम पंचायत के सचिव का। यहाँ पे ग्राम सभा, यहाँ पे ग्राम पंचायत है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें लिखा हुआ है कि ग्राम सभा का जो मीटिंग होगा, उसका जो बैठक होगा, वो बुलाने का काम किसका होता है? ग्राम पंचायत के सचिव का होता है, यानी कि सेक्रेटरी का होता है। अब आपके लिए एक नया टर्म आ रहा होगा यहाँ पे, ग्राम पंचायत, क्योंकि तब तक तो हम लोग ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद ये सब सुने, लेकिन यहाँ पे टर्म आ रहा है आपका ग्राम पंचायत। तो हम आपको इसका के बारे में क्लैरिटी दे देते हैं कि जो ग्राम पंचायत होता है उसमें वार्ड मेंबर्स और सरपंच ये इंक्लूड होता है। जो ग्राम पंचायत होता है उसमें वार्ड मेंबर और सरपंच होता है। लेकिन ग्राम सभा के केस में क्या होता है कि ग्राम सभा में जो ग्रामीण होते हैं, यानी कि स्थानीय लोग होते हैं, ठीक है, और जिसका जिसका नाम इस वोटर लिस्ट में है वो सभी आते हैं, ठीक है। मतलब गांव में जितने भी लोग हैं, अगर जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, मतदाता सूची में है, वो सभी किसके अंदर आएंगे? ग्राम सभा के अंदर आएंगे। लेकिन जो वार्ड मेंबर और सरपंच जो होते हैं, अलग अलग वार्ड मेंबर्स जो होते हैं और सरपंच होते हैं, वो आएंगे ग्राम पंचायत के में, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो बैठक बुलाने का काम किसका है? सचिव का होता है, सचिव जी का, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 243 बी का, ठीक है, जो कि कहता है तीन स्तरीय पंचायती राज, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज, बोले तो 3 टियर पंचायत सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। अब ये 3 टियर का चर्चा हमारा ऑलरेडी हो चुका है पिछले वीडियो में, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, जिसमें कि 3 टियर क्या क्या है? पहला टियर होगा आपको ग्राम स्तर पे, ठीक है। दूसरा होगा आपका ब्लॉक स्तर बोले तो, या फिर प्रखंड स्तर पे, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पे। और तीसरा जिला स्तर पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे,
और वहीं पे ग्राम स्तर पे बात करें तो क्या होता है, ग्राम सभा होता है, हाँ या ना। ब्लॉक स्तर पे क्या होता है, पंचायत समिति होता है ना। और जिला स्तर पे क्या होता है, जिला परिषद, यानी बोले तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, तो जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का जो चर्चा है वो संविधान का कौन से आर्टिकल में है, 243 बी में है। ठीक है, ये चीज 243 बी में रखी गई है। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है। अब इसके आगे आते हैं, अगर बात करें 243 सी का, तो वो उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। और हम आपको बता दें कि पहले भी हम आपको ये बात बता चुके हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके अलावा भी हम एक दो एक्स्ट्रा बता देंगे, लेकिन सारा चर्चा करने का कोई मायने है नहीं, मतलब कोई मतलब उसका है नहीं। ठीक है, इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल से इससे रिलेटेड वही हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे 243 डी को। ठीक है, तो ये क्या कहता है, आरक्षण का प्रावधान, यानी कि प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की बात हो रही है आर्टिकल 243 डी में, जिसमें ये कहा गया है कि पंचायत के तीनों स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है। यानी कि 1/3 रिजर्वेशन किसके लिए है, वुमेन्स के लिए है। ठीक है, 1/3 बोले तो 33%, 0.33 मत करिएगा क्योंकि पॉइंट में होगा नहीं, तो 33% आरक्षण जो है सो महिलाओं के लिए है। लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, बिहार है। बिहार में क्या है, 50% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए। ठीक है, कितना सीट आरक्षित है, 50% सीट आरक्षित है। और ये कब बिहार में लागू किया गया था, 2006 में। और एक्ट पूछे तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, इसके तहत 50% रिजर्वेशन दिया गया था महिलाओं को। अभी भी है, दिया गया था मतलब उस समय इंप्लीमेंट किया गया था, वो अभी चलता आ रहा है। ठीक है, क्लियर है 243 डी। अगला बात करते हैं 243 ई पे, जो भी कहता है पंचायतों का कार्यकाल, यानी कि टेन्योर ऑफ पंचायत की बात हो रही है किसमें, आर्टिकल 243 ई में। ठीक है, और कार्यकाल की बात करें तो कितना का होता है, 5 वर्षों का। और ये 5 वर्ष काउंट कहां से होता है, ये 5 वर्ष काउंट होता है पहला बैठक का, जो ग्राम सभा का जो पहला बैठक होगा वहां से ये 5 वर्ष काउंट होगा। तो यहां पे लिख देते हैं, ग्राम सभा के पहले बैठक से, ग्राम सभा के पहले बैठक से 5 साल। ठीक है, और ये बात कही गई है 243 ई में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगला बात करते हैं 243 आई का। ठीक है, इसमें क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन, यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो उसका जिक्र है 243 आई में। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। यही बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, यानी कि अपॉइंटमेंट जो है वो चाहे अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, यानी कि अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। जो राज्य के राज्यपाल होंगे वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और अदर मेंबर्स इनकी नियुक्ति करेंगे। ठीक है, और यही बात करते हैं कि इसके कार्यकाल कितना होता है राज्य वित्त आयोग का, तो ये होता है 5 साल का। जो टेन्योर होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन का, हर 5 साल पे इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो इसका 5 साल का टेन्योर हो गया। अगला पॉइंट कहता है कार्यकाल से पहले हटाने का अधिकार, अगर कार्यकाल से पहले उसको हटाना है, ठीक है, यानी कि अध्यक्ष को हटाना हो, उसका सदस्य को हटाना है, मतलब 5 साल से पहले उसको हटाना है, तो उसका अधिकार किसके पास है, उसका अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल नहीं हटा सकते हैं, ये हटाते कौन है, राष्ट्रपति हटाते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अगर घपला घोटाला कर रहा है, ठीक से काम वाम नहीं कर रहा है, उसको हटाने का सिफारिश आ गया तो वो राष्ट्रपति उसको हटा देंगे। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इतना में। तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। 243 आई, यानी कि आर्टिकल 243 आई के बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 243 के पे। अब बीच में जो भी आर्टिकल्स है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 243 के, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान, यानी कि जो 243 के है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन से। यहां पे इंग्लिश लिख देते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब बात करते हैं नियुक्ति की, यानी कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो अध्यक्ष हो गए, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो हो गए, या फिर उसके मेंबर्स हो गए, तो उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, अध्यक्ष और सदस्य का वो करेंगे राज्यपाल, जो राज्य के राज्यपाल होंगे वो करेंगे इनकी नियुक्ति। अगला बात करते हैं कार्यकाल का, यानी कि टेन्योर का। तो इसके टेन्योर जो होता है वो 65 होता है, बोले तो या तो 5 साल नहीं तो 65 साल, विच कम्स अर्लियर, जो पहले आ जाए, मतलब अगर वो पहले 65 साल के हो गए तो वो रिटायर कर जाएंगे, अगर वो 65 साल के नहीं हो पाए और वो 5 साल कंप्लीट कर लिए अपने टेन्योर में, फिर भी वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो बोले तो 5 और 65 में जो पहले आ जाए, जो पहले आ जाए, ठीक है। अगला है त्याग पत्र, यानी कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग को अपना रेजिग्नेशन देना है तो रिजाइन वो किसको देंगे, राज्यपाल को। यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष या मेंबर को, उनको अगर रिजाइन करना है, त्याग पत्र देना है, तो वो किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कार्यकाल से पहले हटाने का अधिकार, यानी कि उनका अगर टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ और उससे पहले उनको हटाना है तो ये काम कौन कर सकते हैं, ये काम राष्ट्रपति कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं, ठीक है। ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष या सदस्य को उनके कार्यकाल से पहले हटा सकते हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट। तो ये हमारा आर्टिकल्स हो गया, जिसमें हम लोगों ने 7 आर्टिकल्स को पढ़ा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पंचायती राज से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, यानी कि पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। एग्जामिनर्स भी यही पोर्शन को टारगेट करके क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है। जिसमें पहला पॉइंट कहा है कि पंचायती राज को जब संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। जो उस समय पीएम थे इंडिया के वो थे पीवी नरसिम्हा राव। और पंचायती राज ही नहीं, सिर्फ जब म्युनिसिपैलिटी को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो उस समय भी पीएम पीवी नरसिम्हा राव ही थे। और आपको याद ही होगा जब पंचायती राज को दिया गया था किसके थ्रू, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। ये तो आपको याद ही होगा। तो कौन थे उसमें पीएम, पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद है अगला पॉइंट कि मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 5 स्टेट हैं यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, यानी कि पंचायती राज का जो व्यवस्था है वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है जनजाति परिषद है यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये 5 स्टेट को, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। तो ये 5 ऐसे स्टेट हैं जहां पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई स्टेट की। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पे पंचायती राज नहीं है, ठीक है। इधर हो गया दिल्ली और उधर 5 स्टेट, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है कि पंचायतों की बैठक 2 महीने में एक बार होना अनिवार्य है, यानी कि जो पंचायत का जो बैठक होगा वो हर 2 महीने में एक बार मिनिमम कंपलसरी है, ज्यादा भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन कम से कम 2 महीना में एक बार होना कंपलसरी है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि पंचायतों के चुनाव कराने के समय का निर्धारण राज्य सरकार करती है, यानी कि किस टाइम पे इलेक्शन कराना है पंचायत का,
इसका जो डिसीजन है, इसका जो फिक्सेशन है, वो कौन करती है? वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, यानी कि राज्य सरकार करती है। लेकिन वही बात करते हैं कि चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन का काम कौन कराता है? तो वो कराता है चुनाव राज्य निर्वाचन कराती है, पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराती है, सॉरी, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। यानी बोले तो टाइम का जो फिक्सेशन है वो करेगी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन चुनाव कौन कराएगा? वो कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पंचायतों के विकास के धनराशि राज्य की संचित निधि से आवंटित की जाती है। जो पैसा का जिस अमाउंट का एलोकेशन होता है कि हाँ यहाँ पे रोड खराब है, यहाँ पे रोड बनाना है, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है, ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, उसके जो खर्चा होता है वो कहां से दिया जाता है? वो दिया जाता है आपको राज्य के संचित निधि से। ठीक है, यानी संचित निधि बोले तो कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। और कौन सा? वो स्टेट का, भारत का नहीं, स्टेट का। जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है उसी से अमाउंट को अलॉट किया जाता है। ठीक है, पंचायतों के विकास के लिए। तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये सब पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप एक बार इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और दो चार पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में दो तीन पॉइंट और है, आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट कहता है कि मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायत अधिकारी को देता है। कहने का मतलब है कि अगर मुखिया को अपना रेजिग्नेशन देना है, यानी कि मुखिया को अपना त्याग पत्र देना है, तो वो किसको देगा? वो देगा जिला पंचायत अधिकारी को, जो जिला पंचायत के जो ऑफिसर्स होंगे उसको देगा। ठीक है, अगला है कि 5 साल से पहले अगर किसी कारण से पंचायत भंग होता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है, यानी कि एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर 5 साल से पहले पंचायत को भंग कर दिया गया, ठीक है, तो 6 महीना के अंदर री इलेक्शन कराना ही होता है, वो आवश्यक है, इंपॉर्टेंट, जरूरी है। ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन है, 4.5 वर्ष के बाद नहीं। अब इसके कहने का क्या मतलब है? 4.5 वर्ष कहने का मतलब है जैसे 5 साल के पहले आपको भंग हो गया, ठीक है, 5 साल के पहले, तो यहां तो फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है कि कब भंग हुआ, लेकिन अगर वही भंग 4.5 वर्ष के बाद होता है, ठीक है, यानी कि कितना का ड्यूरेशन है यहाँ पे, गैप 6 महीना का गैप है, और 6 महीना के गैप से कम हो जाता है अगर, ठीक है, यानी कि वो जो गैप है वो 6 महीना से कम हो जाता है, मतलब वो टोटल टेन्योर 5 साल और 4.5 साल बाद भंग किया जाता है, तो उस केस में री इलेक्शन नहीं हो सकता है। उस केस में दोबारा चुनाव नहीं किया जाएगा अगर 4.5 वर्ष बाद भंग किया जाता है तो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ये बात इसमें कही गई है। अगला है कि पंचायत भंग होने की स्थिति में जो नया चुनाव होता है वो बचे हुए समय के लिए होता है, न कि 5 वर्ष के लिए। मतलब भंग हो गया, मान लीजिए कि 4.5 वर्ष से पहले हुआ, बाद नहीं हुआ, तो उस केस में जो इलेक्शन होता है, यानी कि री इलेक्शन जो होता है, आप नया चुनाव समझिए, तो जो नया चुनाव होता है वो बचा हुआ समय के लिए होता है। अगर मान लीजिए कि 3.5 वर्ष में भंग कर दिया गया, ठीक है, तो जो चुनाव होगा उसका वो कितने साल के लिए होगा? वो 1.5 साल के लिए होगा, न कि 5 साल के लिए होगा। यानी कहा क्या कहा गया है? बचे हुए समय के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए नहीं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए कि 3.5 साल में भंग कर दिया गया, तो जो चुनाव होगा उसका ड्यूरेशन होगा 1.5 साल ही होगा, न कि 5 साल होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको तीनों अच्छे से क्लियर हो गया हो, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा पंचायती राज जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि जो पार्ट 9 है वो हमारा कंप्लीट हो गया, और हमने इसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ के बीच जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो कवर कर दिया है। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये पूरा पॉइंट आज जो हम डिस्कस किए वो समझ में आ गया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जरूर से जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट आप लोग किया कीजिए, ठीक है। तो पंचायती राज तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगला टॉपिक जो कल का हमारा रहेगा वो रहेगा पार्ट 9 का ए, जो कि किससे रिलेट करता है, म्यूनिसिपालिटी से, म्यूनिसिपालिटीज, ठीक है। तो ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो कल हम म्यूनिसिपालिटीज पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट में भी जरूर बताइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।